हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म सीटेट एडुकेयर पे। और मैं हूं सैयद अली हुसैन। जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में कि ये वन शॉट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होने वाला है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबी होने वाली है, बट एक वीडियो में आपको पूरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को समझा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को मैंने 4 पार्ट में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्टरी पार्ट, सेकंड वन इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, and third one is types of chemical reaction, and fourth one is effect of oxidation in our daily life। तो सबसे पहले समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखिए, केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए आपको सिंपल सी बात समझनी है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ओल्ड बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स होता है। ओल्ड सब्सटेंसेस से न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। तो ये होता है केमिकल रिएक्शन। अब बात आती है कि केमिकल रिएक्शन को पहचानने का क्या क्या तरीका है। व्हाट आर द, आप कह सकते हैं कि व्हाट डिटरमाइंस वेदर ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट। देन देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर मेंशन्ड इन एनसीईआरटी बुक, दैट इज चेंज इन स्टेट। अगर कोई सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज कर दे, दैट इज सॉलिड से लिक्विड में आ जाए, लिक्विड से गैस में चले जाए, गैस से लिक्विड में आ जाए, लिक्विड से सॉलिड में आ जाए, तो ये कहेंगे कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। सेकेंड वन इज चेंज इन कलर। अगर कोई सब्सटेंसेस अपना कलर चेंज कर देता है तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है तब भी आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर कहीं पे टेम्परेचर अगर राइज कर जाए तब भी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। यानी कि 4 थिंग्स दैट डिटरमाइंस वेदर ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट। That 4 things are change in state, change in color, evolution of gas, and change in temperature. In certain books, there is also a fifth point, that is formation of precipitate. You can mention it or you can also leave it. Let's move to the activity number 1 that is given in your NCERT book. That is magnesium का reaction। दिया है कि आपको मैग्नीशियम रिबन ले लेना है, उसको सैंड पेपर से रब करना है। सैंड पेपर से रब करने के बाद उसको आपको जलाना है, बर्नर से आप उसको जलाओ। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? वी विल ऑब्जर्व दैट जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाएगा एक वाइट डैजलिंग फ्लेम निकलेगा, एज वेल एज आपका जो चाइना डिश होगा उसमें आपको एक वाइट पाउडर मिलेगा। तो एक्चुअली हुआ क्या? एक्चुअली होता ही है कि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्मेशन होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ये है आपका एक्टिविटी नंबर 1। देन वी मूव टू द एक्टिविटी नंबर 2, दैट इज आपको कहा यह जा रहा है कि एक आपको कोनिकल फ्लास्क के अंदर आपको H2SO4 ले लेना है, एसिड सॉरी फर्स्ट जिंक ग्रैन्युल्स ले लेना है एंड देन आपको H2SO4 उस गैस उसके अंदर डालनी है। तो होगा क्या? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको पता है जैसे ही आप जिंक ग्रैन्युल्स के ऊपर H2SO4 डालेंगे वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होगा, और होगा ये कि वहाँ पे एक गैस रिलीज होगी। दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस। एक्चुअली हो क्या रहा है, प्रोसेस क्या है, Zn रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो ZnSO4 का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस आपकी क्या हो जाएगी, बाहर रिलीज हो जाएगी। इसके साथ ही साथ जब आप फ्लास्क को टच करेंगे तो वो फ्लास्क थोड़ा सा गर्म रहेगा। इट मीन्स यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। एज वेल एज मूव टू द एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी नंबर 3 में आपको कहा जा रहा है कि लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लेना है और उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन आपको ऐड करना है। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड करेंगे यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, यानी कि लीड नाइट्रेट जो होगा लीड आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा और पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा, और नीचे में एक येलो प्रेसिपिटेट आपका बन जाएगा। एंड दैट येलो प्रेसिपिटेट जो है ये दिखला रहा है कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये इतनी बात समझने के बाद हम लोग चलते हैं मूव ऑन टू द आवर second topic, that is balanced chemical equation and unbalanced chemical equation. First of all, let me tell you what is chemical equation. देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका होता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन अलग अलग तरीके का हो सकता है, वर्ड के फॉर्म में हो सकता है, लाइक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर। ये जो आपने लिखा ये वर्ड इक्वेशन हो गया। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मूला के सेंस में। तो फॉर्मूला के सेंस में आप कैसे लिखते हो, H2 लिखते हो प्लस O2 लिखते हो एंड लिखते हो आप H2O। तो ये आपका इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए आता है आपको एग्जाम में कि आपको वर्ड के फॉर्म में दिया होता है, कहा जाता है कि इसका आप इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। देन लेट अस टॉक अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
Let me tell you one thing very clear. Balanced chemical equation means अगर number of atoms की संख्या लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट के साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के साइड अगर बराबर हो तो कहेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। अगर मान लीजिए ये बराबर नहीं हो तो हम कहेंगे कि ये अनबैलेंस्ड है, यानी कि एटम्स की संख्या अगर बराबर है तो बैलेंस्ड, अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एटम्स की संख्या बराबर नहीं हो तो अनबैलेंस। बट अनबैलेंस को हम लोगों को बैलेंस करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसका रीज़न ये है कि आपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू बैलेंस टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, let's move to the topic number third, that is types of chemical reaction. Let me tell you there are 5 types of chemical reaction. First one is combination reaction, second one is displacement reaction, third one is double displacement reaction, and fourth one is I think combination decomposition, third one is displacement, and fourth one is double displacement, and fifth one is oxidation and reduction. Let us start one by one. Combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। कीप इन माइंड, सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए। रिएक्टेंट दो हो या दो से ज्यादा हो, इट डज नॉट मैटर, बट प्रोडक्ट सिंगल होना चाहिए, तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। गिव मी सम एग्जांपल्स। तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। H2 plus O2 gives out water. Formation of water is example of combination reaction. Burning of coal दैट मीन्स कार्बन प्लस कार्बन को अगर आप जलाते हो C प्लस O2, कोई भी चीज जलती है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलती है, तो C प्लस O2 मीन्स गिव्स आउट CO2. दिस इज बर्निंग ऑफ कोल, इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज कैल्शियम ऑक्साइड में अगर आप वाटर ऐड करते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। नोट कर ले इस पॉइंट को। कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप वाटर ऐड करते हो तो फॉर्मेशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि क्विक लाइम में वाटर ऐड किया जाए तो स्लेग लाइम का जो फॉर्मेशन होता है, ये एग्जाम्पल है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और इस रिएक्शन में एक बात और है कि जब ये रिएक्शन जब होता है तो एक हीट बाहर निकलती है, लॉट ऑफ हीट्स बाहर निकलती है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को सर्टेन टाइम्स एक्सोथर्मिक का भी एग्जाम्पल में डाला जाता है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। देन यहाँ पे एक पॉइंट आता है ना, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है? वो रिएक्शन जहाँ पे हीट बाहर निकले उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एज यू कैन सी, कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप पानी ऐड करते हो, यानी कि क्विक लाइम में जब आप पानी ऐड करते हो, देन स्लेग लाइम का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये एक्सोथर्मिक का है, क्योंकि जब आप टच करोगे फ्लास्क को तो वो हॉट होगा, गर्म होगा। और कोई एग्जांपल हो सकता है क्या एक्सोथर्मिक का? बेसिकली रेस्पिरेशन जो हम लोग सांस लेने में करते हैं, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक, क्योंकि ग्लूकोज जो आपके सेल के अंदर टूटता है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसमें भी हीट बाहर निकलती है। साथ ही साथ कंपोस्ट का फॉर्मेशन होना, जो आपने देखा गांव वगैरह में जो कंपोस्ट बनाया जाता है, ये भी वेजिटेबल मैटर से, ये कंपोस्ट का फॉर्मेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। ठीक है, let us move to the second type of chemical reaction, that is decomposition reaction. Decomposition reaction का मतलब क्या होता है? It is just opposite to combination. Combination में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे, मगर डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज करता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। ठीक है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, एग्जाम्पल से आप इजिली समझ पाओगे। सपोज कीजिए कि वी हैव ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट, ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट है हमारे पास, और जब आप उसको स्ट्रांगली हीट करोगे ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट को, तो क्या होगा कि ये डिकम्पोज कर जाएगा। कैसे डिकम्पोज करेगा? फेरस सल्फेट डिकम्पोज इनटू Fe2O3 प्लस SO2 एंड साथ ही साथ SO3 गैस बाहर निकलेगी, यानी कि दो गैसेस बाहर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और इसका कलर धीरे धीरे ग्रीन से येलो की तरफ होता चला जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हो कि देखो कि एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कितने हो गए? 3। तो बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है इसको 3 तरीके से किया जाता है। एक आप हीट के जरिए से करते हो, क्योंकि आप बाहर से हीट सप्लाई करते हो, तो इसलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि हीट सप्लाइड करके अगर आप डिकम्पोजिशन करते हो तो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं।
एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन का आप और भी देख सकते हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो CaO प्लस CO2 में जो जाएगा ये ब्रेक करेगा, CaCO3 डिकम्पोजेज इनटू CaO as well as CO2. This is also an example of thermal decomposition as well as lead nitrate PbNO3. PbNO3 को आप हीट करोगे तो क्या होगा, Pb2O3 साथ ही साथ NO2 गैस एंड O2 गैस बाहर निकलेगी। एक बात और बता दूं कि ये कलरलेस है, ये येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका डिकम्पोजिशन थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू करवाया गया है। तो 3 एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन, FeSO4, CaCO3 एंड लीड नाइट्रेट। गो थ्रू NCERT बुक, कंसल्ट योर NCERT बुक, गो थ्रू, देखें आप उसमें कि कहाँ कहाँ पे ये जो मैं बात बता रहा हूँ क्या मैं अपने मन से बता रहा हूँ या आपकी बुक से ही बता रहा हूँ, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड थिंग। थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के जरिए जैसे वाटर को डिकम्पोज करने के लिए क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो H2 अलग टूट जाता है एंड ऑक्सीजन अलग टूट जाता है, ठीक है। ये चीज आपका एनोड एंड कैथोड के ऊपर H2 एंड O2 आपका जाके रॉड के ऊपर उसके ऊपर बैठ जाता है। देन थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय सनलाइट, ठीक है। सनलाइट के जरिए कैसे, एक एग्जांपल देता हूँ उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। अगर आप सिल्वर क्लोराइड को अगर आप चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड लें और इसको आप ले जाके धूप में रख दें, आप जैसे ही इसको धूप में रखेंगे यू विल नोटिस कि इसका कलर ग्रे कलर का हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ग्रे कलर का क्यों हो रहा है? ग्रे कलर का होने का रीजन यही है कि वो क्या हो रहा है, टूट जा रहा है, ब्रेक कर जा रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है सनलाइट की वजह से। दैट इज डिकम्पोज हो रहा है, सिल्वर अलग हो जा रहा है एंड क्लोरीन अलग हो जा रहा है। सेम टाइप ऑफ रिएक्शन AgBr का है, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर धूप में रखा जाएगा तो वो सिल्वर अलग हो जाएगा एंड ब्रोमीन अलग हो जाएगा। These are also the example of thermal decomposition, sunlight decomposition by sunlight। और एक बात और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे AgBr से रिलेटेड ये है कि AgBr जब डिकम्पोज करता है तो उसका ग्रे कलर नहीं होता है बल्कि ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, इसका यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता था। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। थर्ड टाइप इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव जो होता है वो लेस रिएक्टिव को डिकम्पोज कर देता है। इसको समझाने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके लिए। सपोज दैट कि देयर इज ए तगड़ा बॉय इन फ्रंट ऑफ यू, देन क्या करेगा कि आपको धक्का देगा, धक्का देके आपको आसानी से धक्का देगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। एग्जाम्पल आप देखो ना, एग्जाम्पल के जरिए आप अच्छे से समझोगे। CuSO4 है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, आप कंसल्ट करें NCERT बुक में, आपको पता चलेगा कि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है। अब बात ये होती है कि कॉपर सल्फेट ले लिया जाता है और आयरन नेल्स उसके अंदर डाला जाता है। तो क्या ऑब्जर्व आप करोगे, देखिएगा इस एक्टिविटी में आपको बताई गई है कि 2-3 बात है इसमें। देखिए होगा क्या ना कि आयरन नेल्स जो होगा, जैसे ही आप उसको इमर्स करोगे कुछ समय के बाद आयरन नेल्स का कलर ब्राउन हो जाएगा और जो सॉल्यूशन, जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो धीरे धीरे फेड करने लगेगा, यानी कि लाइट ब्लू की तरफ मूव करने लगेगा। इसका रीजन ये है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, वो उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है। डिस्प्लेस कर देने की वजह से उसका कलर क्या हो जा रहा है, उसका कलर फेड होता चला जा रहा है। और वन थिंग, आयरन का कलर ब्राउन क्यों हो रहा है? आयरन का कलर ब्राउन इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉपर जो डिस्प्लेस होता है वो जाके आयरन नेल्स के ऊपर डिपोजिट हो जाता है, दैट्स वाई इसका कलर ब्राउन होने लगता है, ठीक है। सम मोर एग्जांपल्स आपके NCERT बुक में दी हुई है। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो साथ ही साथ आपको दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जिंक के साथ, जिंक प्लस CuSO4। तो आपको क्या होगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, यानी कि ZnSO4 बन जाएगा और Cu आपका अलग हो जाएगा। ये भी आपका एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। साथ ही साथ PbCuCl2 का एग्जांपल दिया है, PbCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। एक बात आप ध्यान देंगे कि अगर मोर रिएक्टिव को डालेंगे तब वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, मगर आप लेस रिएक्टिव को मोर रिएक्टिव में डालेंगे तब नो इफेक्ट विल बी हैपन एंड नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं। देखिए सिंपल सा डेफिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाए। एक्सचेंज ऑफ आयंस कहने का ये मतलब होता है कि जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से आप इजीली समझ पाओगे। जैसे आपने लिया Na2SO4 सोडियम सल्फेट, वन साइड Na2SO4 है एंड सेकेंड साइड है BaCl2। तो होगा क्या कि इसका पॉजिटिव आयंस इसके निगेटिव आयंस के पास चला जाएगा
और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, यानी कि Na का रिएक्शन हो जाएगा Cl के साथ, बन जाएगा NaCl, और Ba जो आपका Ba था इधर, ये BaSO4 के साथ मिल जाएगा, यानी कि BaSO4 का फॉर्मेशन होगा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपको एक पहले भी एग्जांपल दिया गया था लीड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट का, वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट है। एक बात यहाँ पे नोटिस करेंगे, जब आपको ये रिएक्शन जब एक्टिविटी करवाई गई होगी तो उसमें आपको बताया गया होगा कि नीचे में एक येलो प्रेसिपिटेट बनता है। वो येलो प्रेसिपिटेट किस चीज़ का होता है? तो आपको पता है कि ये येलो प्रेसिपिटेट BaSO4 का होता है, ठीक है। बेरियम सल्फेट का ये येलो प्रेसिपिटेट नीचे में बैठ जाता है, ठीक है। दीज आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स दैट यू हैव सीन in double displacement reaction. Let's move to the topic number 5, that is oxidation and reduction. ऑक्सीडेशन मीन्स देखिए यहाँ पे दो तरीके से ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया जाता है और रिडक्शन को भी दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। पहला तरीका ऑक्सीडेशन की तरफ चलते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब समझिएगा, जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, आप समझ रहे हैं मेरी बात, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाए उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, या फिर आप ये भी कह सकते हो जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए वो ऑक्सीडेशन होता है। एग्जाम्पल देते हैं, Cu में, कॉपर में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो CuO का फॉर्मेशन होगा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होना क्योंकि Cu में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये ऐड हुआ है, यानी कि कॉपर में ऐड होने का मतलब क्या हुआ कि कॉपर आप ले लो, उसको जलाना शुरू कर दो, आप जलाओगे तो उसमें ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। याद रखिए, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का हो जाएगा। ब्लैक कलर का इंडिकेट ये कर रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का, और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का हो जाता है। ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हो गया। रिडक्शन की अगर बात करें तो वो रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो, जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ऐड होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होता है, और साथ ही साथ जहाँ पे हाइड्रोजन वहाँ रिमूव होना होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन अगर ऐड होगा तो उसको रिडक्शन कहेंगे, जस्ट अपोजिट। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन रिमूवल ऑफ oxygen is called reduction. Addition of hydrogen is a reduction and removal of hydrogen is oxidation. रिडक्शन का आपको एग्जांपल देखना है तो आप कॉपर ऑक्साइड में आप ऐड कर दो, कॉपर ऑक्साइड अगर आपके पास है और उसमें आप हाइड्रोजन गैस पास कर दो। कॉपर ऑक्साइड में जैसे ही आप हाइड्रोजन गैस पास करोगे देन Cu का क्या हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा और H2O का फॉर्मेशन होगा। आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। कैसे? देखिए आप, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन वहां से हटा है मीन्स वहां पे रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन की बात करें तो हाइड्रोजन में आप देखोगे कि हाइड्रोजन जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में जाने के बाद H2O बन जा रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। इट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, दैट इज जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वैसे रिएक्शन कहते हैं जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो एंड oxidation and reduction simultaneously takes place is called redox reaction. These are the common examples. You can go through your NCERT book and see what are the some more examples are given in your book textbook. Okay, let's move to the last of our topic, that is effect of oxidation in our daily life. इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन को अगर देखना है तो आपके लिए दो इफेक्ट आपको बताया गया है, दैट इज फर्स्ट वन इज कोरोजन एंड सेकंड वन इज रैंसिडिटी। कोरोजन को समझने के लिए आपको बता दें कि कोरोजन क्या होता है कि आपने देखा होगा आयरन आर्टिकल्स है, लोहे का जो सामान होता है, अगर आप उसको ऐसे ही एयर में मॉइस्चर के प्रेजेंस में अगर छोड़ दें, एक्सपोज करके रख दें, तो आफ्टर सर्टेन डेज आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि उस पर एक ब्राउन कलर का रस्ट चढ़ जाता है, यानी कि वो उसमें जंग लग जाता है, दैट इज रस्ट, ठीक है। तो कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्ट एक्चुअली, ठीक है। सम मोर एग्जांपल्स, अगर आप कॉपर का बर्तन है आपके पास तो उसका कलर क्या हो जाता है कि कुछ समय के बाद जैसे वो रखे रखे क्या हो जाता है, वो ग्रीन कलर का उसमें हो जाता है। ग्रीन कलर का हो जाने का मतलब है कि वो कोरोड कर रहा है, ठीक है। एंड थर्ड एग्जांपल आप देख सकते हो कि चांदी का अगर आपके पास ज्वेलर है, गर्ल्स ये बेहतर समझ सकती हैं कि अगर चांदी का अगर आपके पास ज्वेलरी है, अगर उसको रख दिया जाए तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। ब्लैक कलर का हो जाना मतलब है कि उसमें कोरोड कर गया, यानी कि ऑक्सीडेशन के इफेक्ट की वजह से ये हमारा सर्टेन सब्सटेंसेस जो हो जाता है वो कोरोड कर जाता है, यानी वो प्रॉपर्टीज अपनी लॉस करने लगता है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब समझने के लिए आपको, अगर ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड अगर आपके पास है और ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड को अगर आप ऐसे ही एटमॉस्फेयर में ऐसे ही खुले में रख दोगे तो आफ्टर सर्टेन डेज क्या होगा कि उसका टेस्ट और स्मेल, आफ्टर सर्टेन डेज क्या नेक्स्ट डे ही आप ये देखोगे कि उसका टेस्ट एंड स्मेल जो है खराब हो जाएगा,
टेस्ट एंड स्मेल खराब हो जाने का मतलब ये हुआ कि वो फूड एक्सपोइल्ड हो चुका है, वो आपके लिए नुकसानदायक है, यानी कि उसमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आप ये भी कह सकते हो कि वो फूड आपके लिए रैंसिड हो चुका है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि हम लोग रैंसिडिटी से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अपने फूड आइटम्स को रैंसिडिटी से प्रिवेंट करने का 2-3 तरीका है। पहला तरीका ये है कि एंटीऑक्सीडेंट आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट लाइक आपने देखा होगा चिप्स एंड जो भी आपके पैकेट वाले फूड आइटम्स आते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस फील्ड होती है। नाइट्रोजन गैस इसलिए फील्ड होती है क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, वो कॉन्टैक्ट खत्म करवा देती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप कॉन्टैक्ट खत्म कर दें, यानी कि आप फूड आइटम्स को एयर टाइट कंटेनर में रखें। एयर टाइट कंटेनर में अगर रखेंगे तो वो उससे स्लो डाउन हो जाएगा ऑक्सीडेशन और आपका फूड प्रिवेंटेड रहेगा, यानी कि ऑक्सीडाइज नहीं होगा। So these are some of the topics that are given in your NCERT book. I would recommend you to go through the NCERT book and read once. और अगर जो भी डाउट अगर आता है आपको, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप ये भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें कि वन शॉट वीडियो है ये, और वन शॉट वीडियो बहुत कम अवेलेबल होता है। एक अराउंड आपके 45 मिनट्स में आपका एक पूरा चैप्टर आपका कवर हो गया है। और एनसीईआरटी के साथ अगर जब आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लें तो क्वेश्चन ज़रूर लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करके देखें कि आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। होपफुली कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड पीस आउट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।